नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। तैयार है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल। दिन की सबसे बड़ी खबरों पर चर्चा के लिए जुड़ गए हैं अंशुमान जी। सर, स्वागत है आपका। लेकिन चर्चा शुरू करूं उससे पहले आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं। कल हमारा मनी सेंट्रल कुछ तकनीकी ग्लिचेस की वजह से लेट अपलोड हुआ। दरअसल अपलोड वो 9 बजे हुआ था, लेकिन वो 10 ही मिनट का अपलोड हुआ था। कुछ तकनीकी ऐसे कारण थे जिनकी वजह से वो शो पूरा नहीं आ पाया। आप लोगों की प्रतिक्रियाएं आई, उसके तत्काल बाद हमने उस पूरे शो को 11:30 बजे के करीब डाल दिया था। लेकिन हाँ, अगर आपने वो शो अभी तक नहीं देखा है तो उसे ढूंढ लें हमारी टाइमलाइन में जाकर और उसको देख लें, क्योंकि उसमें जो चीज़ें डिस्कस हुई थी आरबीआई पॉलिसी को लेकर, बिटकॉइन को लेकर, डिजिटल करेंसी को लेकर, वो आज किसी अखबार का हिस्सा, किसी न्यूज़ चैनल की डिबेट का हिस्सा नहीं थी। तो मेरा आग्रह आपसे ये होगा कि आप बिल्कुल उस शो को देख लीजिए और हमारी पूरी कोशिश है अब ये शो पूरे समय से आपके पास पहुंचता रहेगा। चलिए अब शुरू करते हैं आज का शो। ऑन द शो देखते हैं कि आज कार्यक्रम में क्या है खास। तो आज सबसे पहले चर्चा करेंगे हम अमेरिका में बढ़ती महंगाई पर, उसके व्यापक असर पर, शेयर बाजार से सोने के बाजार तक दिखते उसके असर पर। फिर चर्चा होगी भारत की ग्रोथ पर, एलआईसी के आईपीओ पर और कोयले के संकट पर। शुरुआत सीधे अमेरिका से। अमेरिका में महंगाई 40 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। जी हां, उपभोक्ता महंगाई 7.5% पर पहुंच गई है अमेरिका में। यानी कर्ज महंगा होने के बादल घिर चुके हैं, बारिश किसी भी समय शुरू हो सकती है। सर, महंगाई क्यों है ये हम सबको पता है। सप्लाई चेन के इश्यूज हैं, क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, कंटेनर के इश्यूज बीच में थे, वो सप्लाई चेन का हिस्सा थे। लेकिन अब मैं ये जानना चाहूंगा, ये महंगाई कब तक रहेगी? क्या ये 1-2 महीने की बात है, मौसम बदलेगा, या अब ये मान लिया जाए कि ये न्यू नॉर्मल है और महंगाई अब साल, 2 साल, 4 साल रुकनी है? शुभम, हमने पिछले एपिसोड में जब अमेरिका पर चर्चा की थी, जो हमारी टाइमलाइन पे उपलब्ध है, तब हमने ये बताने की कोशिश की थी, समझाने की कोशिश की थी दर्शकों को कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का या जो फेड की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना दिखाई दे रही। संभावना क्या दिखाई दे रही है? अब बढ़ना लगभग तय हो गया। आज महंगाई के आंकड़े आने के बाद 7.5% का उसका भारत के ऊपर और दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर क्या असर पड़ेगा। आज हम उस चर्चा को थोड़ा और आगे ले जाते हैं और इस सवाल से इस बात की शुरुआत करते हैं जो आपने पूछा कि ये महंगाई कितनी लंबी है, इसकी ट्रेजेक्टरी क्या है, ये महंगाई कितनी लंबी चल सकती है, इस महंगाई की संभावनाएं क्या है। अमेरिका की महंगाई दुनिया के अन्य देशों की महंगाई से थोड़ा फर्क है, लेकिन अगर आप इस महंगाई को भीतर खोलकर देखें तो यहाँ वही चुनौती दिखाई देती है जो भारत की महंगाई में है या दुनिया के किसी अन्य देश की महंगाई में। अगर आप 7.5% की इन्फ्लेशन को तोड़कर बाहर निकालें तो उसमें आपको दिखेगा कि 6% की इन्फ्लेशन कोर इन्फ्लेशन है या थोक इन्फ्लेशन है, और अब इसमें लगातार बढ़ोतरी की संभावना इसलिए दिखाई देती है। एक चार्ट आप देख रहे होंगे, ये चार्ट हमें बता रहा है कि पिछले सालों में महंगाई की भारत पूरी दुनिया में महंगाई के कौन कौन से ऐसे आयाम थे जिनका असर हमें इस पर दिखाई दिया है। इस चार्ट में 4 तरीके की इन्फ्लेशन दिखाई गई है: एनर्जी, फूड और एक्सचेंज रेट, यानी जो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है। इन तीनों को अगर आप गौर से और करीब से देखें तो आपको दिखाई देगा कि अमेरिका की महंगाई में सबसे बड़ा हिस्सा एनर्जी की इन्फ्लेशन का है। यूरोप की महंगाई में एक बड़ा हिस्सा फूड इन्फ्लेशन का भी है। एनर्जी इन्फ्लेशन सब जगह एक जैसी दिखाई दे रही है। जो डेटा हमें बता रहा है शुभम, उस हिसाब से क्यों महंगाई लंबी चल सकती है कि महंगाई में सीजनल वेरिएशन आते रहेंगे। 6%, 6.5% अमेरिका की महंगाई रहेगी इस साल। अगर आप ब्रेंट फ्यूचर का रिकॉर्ड देखें या ट्रैक देखें तो उस हिसाब से आपको दिखाएगा कि करीब 12% के आसपास इस साल कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो एनर्जी का प्रेशर लगातार बना रहेगा। 58% के आसपास गैस के प्राइसेस बढ़ चुके हैं पिछले 1 साल में। तो ये पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा फूड इन्फ्लेशन का है। पिछले साल फूड इन्फ्लेशन का जो डेटा हमारे पास उपलब्ध है उस हिसाब से पिछले साल करीब 23% फूड की कीमतें बढ़ी थी। यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का असेसमेंट है। और इस साल हालांकि थोड़ी मॉडरेट है, पर 4.5 से 5% की बढ़ोतरी इस साल भी फूड की कीमतों में होने वाली है। तो इस चार्ट में आपने देखा कि 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है एक्सचेंज रेट की, यानी जो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आती है। और इसलिए अमेरिका में यह चिंता ज्यादा गहरी है कि महंगाई तात्कालिक नहीं है, महंगाई थोड़े लंबे समय की है। ये एक फैक्टर है, और इसलिए आप महंगाई का जो चार्ट हमने आपको दिखाया था कि महंगाई और अमेरिका के फेड रेट्स में किस तरीके का रिश्ता होता है, तो पहला बिंदु ये। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये कि जब मंदी से निकलते समय महंगाई आती है ना, तो महंगाई ठीक उस तरीके की होती है जो दवाओं से उपजने वाली बीमारी होती है। यानी जिस दवा से आप रोग का इलाज करने वाले थे वही दवा बाद में आपको बीमार करने लगी। तो आमतौर पर ग्रोथ के बीच आने वाली महंगाई को तो आप
ठीक कर सकते हैं, पर जब मंदी के समय सस्ती पूंजी डाली गई या कोशिश की गई कि लोगों को सस्ता कर्ज मिल सके, वो बाद में महंगाई में रिफ्लेक्ट होता है। तो कई सारे जटिल फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं। सस्ती पूंजी का फैक्टर है, सप्लाई चेन डिसरप्शन का फैक्टर है, फूड की कीमतें हैं, एनर्जी प्राइसेस हैं, और इसलिए अमेरिका की महंगाई आफत की तरह पूरी दुनिया को डरा रही है। इसलिए कल जब अमेरिका की 40 साल की महंगाई का आंकड़ा आया 7.5% का, तो पूरी दुनिया में काफ़ी खलबली मची। चारों तरफ ये चिंता हुई कि अमेरिका में ब्याज दरों की बढ़ोतरी कितनी तेजी से हो सकती है, और अमेरिका की राजनीति के लिए ये महंगाई बहुत खतरनाक है, क्योंकि हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि अमेरिका के लोग महंगाई को लेकर बहुत संवेदनशील हैं और इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति उसकी तपिश, उसकी आंच भी महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। और क्यों डरा अमेरिका, ये थंबनेल था और टाइटल था अमेरिका के उस वीडियो का, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि फेड अगर ब्याज दरें बढ़ाएगा तो भारत तक उसकी आंच कैसे आएगी, उसका असर हम पर और आप पर कैसे होगा। सर, पिछली बार हम ब्याज दर की दरवाजे से घुसे थे और हमने उसका असर समझा था। इस बार मैं घुसना चाहूँगा बाजारों के दरवाजे से। अगर मैं अलग अलग बाजारों पर बात करूँ, करेंसी मार्केट की बात करूँ, स्टॉक मार्केट की बात करूँ, कमोडिटीज़ की बात करूँ, ये कैसे महंगाई का असर इन बाजारों पर कैसे होगा? शुभम, बाजारों पर जो असर ब्याज दर बढ़ने का होता है, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है महंगाई, डॉलर की कीमत। और हमने लगातार ये देखा है कि जब जब दुनिया में, अमेरिका में डॉलर का मूल्य बढ़ा है या डॉलर मजबूत हुआ है, तो जो ऐसे बाजार हैं जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, उनमें लगातार फ्लो गिरा है। ये भी एक चार्ट आप देख सकते हैं। इस चार्ट में दो पोर्टफोलियो फ्लोज का एक रेखा है और दूसरी रेखा यूएस डॉलर इंडेक्स की है, जो आपको दिखाता है कि जब जब डॉलर ऊंचाई पर जाता है तो इमर्जिंग मार्केट्स में निवेश कम होता चला जाता है। भारत जैसे बाजारों की चुनौती यह है कि जैसे ही उनके बाजारों से विदेशी निवेशक निकलना शुरू करते हैं, जो हमने देखा और जिस पर हमने मनी सेंट्रल में एक विस्तार से रिपोर्ट भी की थी और बताया था कि करीब $10.5 बिलियन अक्टूबर से लेकर अभी तक विदेशी निवेशक निकाल चुके हैं। तो इसका असर डॉलर की कमजोरी का मजबूती का दोहरा असर उन अर्थव्यवस्थाओं पर होता है जो डॉलर की रिसिपिएंट अर्थव्यवस्थाएं, यानी जो डॉलर को स्वीकार करती हैं, जिनकी अर्थव्यवस्थाओं में बड़ा हिस्सा है। पहली चीज तो सामान्य रूप से जब महंगाई बढ़ेगी तो अमेरिकी मुद्रा मजबूत होगी, जिसका असर आपके रुपए की एक्सचेंज वैल्यू पर होगा। और दूसरा, जो विदेशी मुद्रा का प्रवाह बाहर होता है, वो रुपए पर कमजोरी का दबाव बनाता है, क्योंकि आपके विदेशी मुद्रा भंडार से वो आउटफ्लो शुरू होता है, जो शेयर बाजार में निवेश के तौर पर होता है। तो इसलिए अब बाजार अमेरिका की महंगाई, ब्याज दरें बढ़ने के साथ इस बात को लेकर भी सशंकित हैं कि डॉलर की मजबूती इमर्जिंग मार्केट की करेंसीज के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी अगले 6 महीने से 1 साल के स्पेस में। भारत के संदर्भ में इसको अगर हम ट्रिकल डाउन करके देखने की कोशिश करें तो भारत में करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, चालू खाते का घाटा बढ़ेगा, क्योंकि डॉलर मजबूत होगा, हमारे इंपोर्ट्स भी महंगे होंगे। अब ये हमारे लिए दोहरी मुसीबत है, डबल वहमी है। एक तो कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, ऊपर से डॉलर की मजबूती। यानी वो करेला और नीम चढ़ा वाली स्थिति है कि आप जो सामान खरीद रहे थे वो तो पहले से ही महंगा था और उसके साथ उसकी एक्सचेंज रेट भी बढ़ गई। और इसलिए ये दोनों फैक्टर, इसलिए अमेरिका की महंगाई नहीं है, वो न्यूयॉर्क के या वाशिंगटन के या सिएटल के बाजारों की महंगाई नहीं है, वो दुनिया भर के बाजारों की महंगाई बन जाती है, क्योंकि अमेरिका की करेंसी पूरी दुनिया के बाजारों की बेसिक करेंसी है और उसका अमेरिका की महंगाई में बढ़ोतरी का असर अमेरिका की करेंसी पर होता है और वो ट्रैवल करके हमारे आपकी जेब तक आता है। यानी अगर अमेरिका में डॉलर मजबूत हुआ तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में अगर चुनाव के बाद 7 से 8 रुपए की बढ़ोतरी होगी तो वो 10 से 11% तक जा सकती है, 10 से 11 रुपए प्रति लीटर तक जा सकती है, क्योंकि तब तक अगर यूएस डॉलर इंडेक्स महंगाई के कारण ऊंचा हुआ तो हमें उसका भी बोझ उठाना पड़ेगा। इसलिए अमेरिका की महंगाई पर पूरी दुनिया में इतनी खलबली, इतनी बेचैनी हमें दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और क्योंकि बाजार की बात की अंशुमान जी ने, शेयर बाजार की बात की, और आज हम देख रहे हैं कि कल अमेरिका में महंगाई के आंकड़े आए और दुनिया भर के बाजारों में इसका असर दिखा। भारतीय बाजार भी 1.5% तक करीब करेक्ट हो गए सिर्फ इस एक खबर के बाद। तो अब आप देखिए मनी 9 की एक स्पेशल रिपोर्ट जो आपको बता रही है कि शेयर बाजार की उथल पुथल का असर म्यूचुअल फंड बाजार पर भी है। एसआईपी के जरिए पहुंचने वाला छोटा छोटा निवेश म्यूचुअल फंड बाजार में बड़े रिकॉर्ड बना रहा है। बीते महीने 14 लाख नए अकाउंट खुले, कुल खातों की संख्या 5 करोड़ के पार निकल गई। इन 5 करोड़ 5 लाख खातों से बाजार में कुल 11,517 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जो दिसंबर के मुकाबले 2% ज्यादा था। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी एम्फी की ओर से जारी ताजा आंकड़ों की पड़ताल कुछ और भी बता रही है। रिटेल निवेशकों की ओर से भले लगातार 11वें महीने इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़ा हो, लेकिन कुल निवेश घटा है। यानी एक साथ लमसम पैसा डालने वाले बड़े निवेशक शेयर बाजार आधारित
इक्विटी स्कीमों से परहेज कर रहे हैं। जनवरी में इक्विटी बेस्ड स्कीमों में कुल 14,888 करोड़ का निवेश आया, जो दिसंबर के मुकाबले 41% कम है। बाजार के विशेषज्ञ इस तीखी गिरावट की कई वजहें मान रहे हैं। मसलन शेयर बाजार में मची उठापटक, विदेशी निवेशकों की ओर से बड़ी बिकवाली, खौलते कच्चे तेल से महंगाई की बढ़ती चिंता और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका। इक्विटी की जगह निवेशक ऐसे फंड्स का रुख कर रहे हैं जहां जोखिम कम हो, जैसे डेट फंड या बैलेंस्ड फंड। दिसंबर में डेट फंड से 49,000 करोड़ की शुद्ध निकासी थी, जबकि जनवरी में करीब 5,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि फिर छोटे निवेशक क्या करें? तो राय कुछ ऐसी है कि बाजार कुछ कंसोलिडेशन या उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहा है, लेकिन सिर्फ इस वजह से पोर्टफोलियो में उलटफेर करना जरूरी नहीं है। mywealthgrowth.com के को-फाउंडर हर्षद चेतनवाला कहते हैं कि बाजार के मौजूदा दौर में आप पोर्टफोलियो की समीक्षा कर सकते हैं। अगर आपके पास अतिरिक्त पैसा है तो धीरे धीरे सही फंड में निवेश कर आप अपने पोर्टफोलियो को दुरुस्त कर सकते हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड्स और डायनेमिक एसेट लोकेशन फंड जैसे हाइब्रिड कैटेगरी के फंड्स का चुनाव बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि इन फंड्स में ये सुविधा होती है कि फंड मैनेजर समय समय पर शेयर बाजार के प्रदर्शन के मुताबिक इक्विटी और डेट की हिस्सेदारी में बदलाव कर सकें। अब सुनिए मनी 9 की सलाह। उतार चढ़ाव के बीच जो निवेशक एसआईपी में निवेश बनाए रखते हैं, उन्हें कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है, यानी जब गिरावट होती है तब कम दाम पर ज्यादा यूनिट मिल जाती है और औसत खरीद कम कीमत में हो जाती है। ऐसे में अगर नजरिया लंबी अवधि का है तो बाजार के उतार चढ़ाव में अपना निवेश जारी रखें। तो हिमाली पटेल की ये रिपोर्ट आपको ये बता रही है कि जो चिंता है, जो उथल पुथल है, वो केवल शेयर बाजार में नहीं है, म्यूचुअल फंड बाजार भी इसी रास्ते चल रहा है। सर, मैं एक बाजार पर और डिस्कशन करना चाहूँगा, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, वो है सोने का बाजार, गोल्ड का मार्केट। ये बाजार भी, इसके चहीते बाजार में भारत में बहुत सारे लोग हैं। यहाँ कैसे समीकरण बैठते आपको दिख रहे हैं? क्योंकि जैसे ही अमेरिका में महंगाई की खबर आई, सोने के बाजार में अगर आप ग्लोबल मार्केट देखें, कीमतें 2 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच गई। तो अब यहाँ आप क्या समीकरण देख रहे हैं, क्या संकेत आपको मिल रहे हैं? शुभम, ये है सरप्राइजिंग एसेट क्लास रहा पिछले 2 साल के भीतर। हमने पिछले 2 साल में दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में इतनी उठापटक देखी, मंदी देखी, गरीबी देखी, बेकारी देखी, पर सोने ने बाजार के संकट के दौरान उस तरीके की चमक नहीं दिखाई गोल्ड ने एक एसेट क्लास के तौर पर, जैसा आमतौर पर हम गोल्ड के बारे में सोचते रहे कि जब भी कोई क्राइसिस आती है, संकट आती है, तो गोल्ड में लोग ज़्यादा निवेश करते हैं। लेकिन अब सोने का सबसे बड़ा जो ट्रिगर है, जो बूस्टर है, वो सामने खड़ा है और वो महंगाई है। जब इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू होती है तो आमतौर पर यह माना जाता है कि सोना उसका सबसे अच्छा हेज है। तो पिछले 2 साल में हमने बहुत सारा निवेश स्टॉक मार्केट में जाते देखा, कुछ निवेश हमने क्रिप्टो करेंसीज में जाते देखा। सोना एक लेफ्ट आउट सा, एक पिछड़ा हुआ सा एसेट क्लास रह गया था। हालांकि सोने में निवेश करने वाले लोग डिजिटल और फिजिकल गोल्ड में निवेश करते रहे, लेकिन अब जो $1900 वाला जो रेट है ना, जो लेवल है ग्लोबल मार्केट का, जहां से हम साइकोलॉजिकल लेवल क्रॉस कर जाते हैं और ये माना जाता है कि अगर $1900 का लेवल क्रॉस हो जाए तो फिर सोना तेजी की ट्रेजेक्टरी में चला जाता है। हम उससे ज़्यादा दूर नहीं खड़े हैं। आज की परिस्थिति में जो तेजी दिखाई दे रही है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, भारत में भी 45-46 हज़ार रुपये के आसपास के लेवल के भाव सोने के उपलब्ध हैं। तो अब यहाँ से एक दिलचस्प ट्रेंड शुरू हो रहा है बाजार में, जिस पर हमारी निगाह रहेगी कि अगर स्टॉक मार्केट्स में गिरावट होती है, फंड्स बाहर निकलते हैं, खासतौर से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स वहाँ से पैसा बाहर निकालते हैं, तो वो पैसा मूव करके कौन से एसेट क्लास में जाएगा? क्योंकि वो पैसा तो कहीं मूव करेगा, वो पूंजी या कैपिटल कहीं मूव करेगी। एक तरफ हम क्रिप्टो को लेकर पूरी दुनिया में रेगुलेटर्स की जबरदस्त सख्ती, नाराजगी देख रहे हैं। कल हमने देखा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने क्रिप्टो को लेकर क्या कहा, दो टूक बोल दिया कि ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, ये बबल है। बस वो पूंजी कहते कहते रुक गए इसको ऐसा लगता था। तो अब ये जो पैसा वहां से मूव करेगा वो किस जगह जाएगा? तो अब ऐसा माना जा रहा है बाजार में, अगर आप सोने के ट्रेंड को करीब से देखें तो शायद ये फंड थोड़े समय के लिए सोने की तरफ शिफ्ट होगा। तो सोना एक इंटरेस्टिंग एसेट क्लास है जो शायद इस अमेरिका की महंगाई, महंगे ब्याज दर और दुनिया में जो एसेट्स का रीलोकेशन होता है आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों के बाद, उससे चमक सकता है। लेकिन इस पर हमारी निगाह रहेगी। हमें सोने का कुछ रुख और अगले 15 दिन में, 20 दिन में स्पष्ट होकर दिखाई देगा। बिल्कुल। तो फेड की पूरी चर्चा, अमेरिका की महंगाई की पूरी चर्चा से हम जिन 3 नतीजों पर पहुंच सकते हैं, अंशुमान जी की बात से जो मैं 3 निष्कर्ष निकाल सकता हूं, वो ये:
पहला, ये महंगाई जल्दी जाने वाली नहीं है, 3-4-5 महीने की नहीं है, ट्रैजेक्टरी नहीं है, इसकी लंबी है और ये लंबे समय तक परेशान करेगी पूरी दुनिया को। दूसरा, इसकी वजह से भारत जैसे देश में करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है, शेयर बाजार में, बॉन्ड बाजार में खलबली मच सकती है, कर्ज महंगे हो सकते हैं, ये दूसरा निष्कर्ष है। और तीसरा, सोने के निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर आ सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये जो एसेट क्लास लेफ्ट आउट रह गया है, यहां चमक बढ़ सकती है और सोने की कीमतों में सुधार दिख सकता है। चलिए अमेरिका से भारत लौट आते हैं और अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जो जुड़ी है ग्रोथ से, जीडीपी के नंबर से। वित्त वर्ष 2022-23 की जीडीपी अनुमान को लेकर संशय बरकरार है, या यूं कहिए हर नए दिन के साथ बढ़ता जाता है। सर, कल आरबीआई की पॉलिसी के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह कहा है कि 2022-23 के लिए अब जो रियल जीडीपी का जो ट्रेजेक्टरी है वो 7.6 से 7.6 से 8.1 तक रह सकती है। और उन्होंने डिफ्लेटर वर्ड का यूज किया कि डिफ्लेटर यहां पर जो है वो 3 से 3.5% का रहेगा। एक तो मैं ये डिफ्लेटर क्या होता है ये समझना चाहूंगा, और दूसरा ये जानना चाहूंगा कि ये ग्रोथ पर संशय लगातार गहराता क्यों जा रहा है। शुभम, पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं जब भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर इतना असमंजस है, और वो एक 15 दिन के अंदर या एक महीने के भीतर हमारे सामने 3-4 आंकड़े एक साथ गिरने लगे। इकोनॉमिक सर्वे कुछ कहता है, फिर उसके बाद भारत सरकार का बजट कुछ कहता है, और उसके बाद वित्त मंत्री उसके जवाब में कुछ और कहते हैं। और अगर आप बाकी एजेंसियों के आकलन देख लें तो हमने इतनी बड़ी रेंज किसी भी समय भारत की आर्थिक विकास दर को नहीं देखी थी, जहां लोअर लेवल 6.5-7% का है और 9% तक के रेंज के अनुमान हमारे सामने उपलब्ध हैं। हमने कल इस पर विस्तार से चर्चा की थी कि दुविधा क्या है आरबीआई गवर्नर की, कि अगर वो समझते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ लौट आई है तो उन्हें महंगाई के नियंत्रण पर काम करना पड़ेगा, और अगर वो महंगाई के ब्याज दरें कम रखना चाहते हैं तो उन्हें मानना पड़ेगा कि भारत की आर्थिक विकास दर कमजोर है अभी। वित्त मंत्री को लगभग आज उस बात को स्वीकार करना पड़ा जो बात कल आरबीआई गवर्नर ने कही थी। हमें यह लग रहा था कि सरकार शायद 8%, 8.5% की आर्थिक विकास दर का आकलन कर रही है। आपको ये सारे नंबर बहुत नीरस से लग सकते हैं, पर ये नंबर उतने कीमती हैं क्योंकि इनमें हर चीज़ में हमारी आपकी कमाई, हमारे आपके रोजगार, हमारे आपकी इनकम में बढ़ोतरी जुड़ी होती है, और इन नंबर्स के आधार पर सरकारें टैक्स लगाती हैं, इन्हीं नंबर्स को देखकर कंपनियां निवेश करती हैं, इन्हीं नंबर्स को देखकर भविष्य में आपके वेतन में बढ़ोतरी के सारी चीज़ें तय होती हैं। वित्त मंत्री ने कल कहा कि हमारा डिफ्लेटर 3 से 4% का। पहले डिफ्लेटर को समझ लेना जरूरी है। आमतौर पर जीडीपी 2 हिस्सों में नापा जाता है, एक रियल प्राइस पर और एक इन्फ्लेशनरी प्राइस पर, या इन्फ्लेशन है नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट। रियल में एक बेस प्राइस होता है जहां पर किसी उत्पादन का मूल्य तय किया जाता है, और नॉमिनल में उस साल की महंगाई विकास दर उसमें जोड़ी जाती है। ऐसे समझें कि मान लीजिए अगर आपका किसी अर्थव्यवस्था का उत्पादन 100 रुपये है और अगले साल उसका उत्पादन 120 रुपये, उत्पादन का मूल्य 120 रुपये हो जाता है, तो 20% की ग्रोथ दिखती है, पर उसमें 10% महंगाई हो सकती है, तो वास्तविक बढ़ोतरी जो है वो 10% की होती है। तो ये जो डिफ्लेटर है, जब इसे आप हटा देते हैं तो आप ये जान पाते हैं कि आपने वास्तविक रूप से कितना उत्पादन किया और इस पर महंगाई कितनी बिल्ट हुई। कल जो वित्त मंत्री ने कहा और जो कल आरबीआई गवर्नर ने कहा, इन दोनों चीज़ों को मिला लें तो अब चिंता ग्रोथ नहीं रह गई है। ये तो मान लिया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था में उतनी तेज रिकवरी शायद नहीं आएगी जितनी तेज रिकवरी इकोनॉमिक सर्वे हमें दिखा रहा है। कोशिश अब इस बात की है कि पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए महंगाई के आकलन को कम से कम रखा जाए। ये ना कहा जाए कि भारत की महंगाई 6%, 7%, 8% के आसपास निकल पाएगी। तो इस डिफ्लेटर के जरिए वित्त मंत्री कहने की कोशिश कर रही हैं कि अगर 7.5% की आर्थिक विकास दर रहेगी तो भारत की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट, यानी महंगाई और जीडीपी ग्रोथ मिलाकर 11-11.5% के आसपास रहेगी। अब यह विश्वास करना आपके लिए, हमारे लिए, किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए थोड़ा मुश्किल है जब हम ये सुनते हैं कि 12% क्रूड का रेट इस साल बढ़ेगा दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में। जब हम ये सुनते हैं कि क्रूड का रेट 92-95 डॉलर पर बैरल के आसपास है, उस स्थिति में महंगाई को 4%, 5% या 6% पर कैसे रोका जाएगा। जब हम ये देखते हैं कि भारत में महंगाई की तीसरी लहर आने वाली है कंपनियों की तरफ से, जिस पर हमने कल मनी सेंट्रल में पूरा पैकेज किया था, कंपनियों ने घोषणा की कि प्राइस बढ़ाने वाली हैं, तो ये आकलन कहाँ टिकेंगे। और अगर ये आकलन महंगाई सरकार और रिजर्व बैंक के आकलन से बाहर जाती है तो फिर जीडीपी का पूरा गणित गड़बड़ाएगा। और यहाँ मैं एक चीज़ रेफर करना चाहूँगा शुभम, हम लोगों ने 2 हफ्ते पहले शायद इकोनॉमिकम में इस पर चर्चा की थी कि भारत के पोटेंशियल जीडीपी की स्थिति क्या है। तो
और जिसमें IMF का नंबर आया था और जिसमें मैंने बताने की कोशिश की थी कि वास्तविक रूप से कोई अर्थव्यवस्था कितनी तेज दौड़ सकती है, उसका आंकड़ा क्या हो सकता है और पोटेंशियल GDP क्या होता है, क्योंकि महंगाई एक दूसरा फैक्टर होता है। तो यहाँ कुल अगर आप उसे जरूर देखें तो आपको ये पूरी जो बहस हमें दिखाई दे रही है इसको समझने में मदद मिलेगी। पर शुभम को लगता है कि हम मोटे तौर पर उस 20 साल वाले एवरेज की तरफ जा रहे हैं। 20 साल में भारत की पूरी आर्थिक विकास दर का या आर्थिक आंकड़ों का सेट देखें तो 3 आंकड़े हमारे सामने उभरते हैं। 6 से 6.5% की औसत विकास दर, 6 से 6.5% के आसपास की 5% से 7% के आसपास की इन्फ्लेशन और 7% की बॉन्ड यील्ड। तो हम ये 20 साल में ये ट्रैप हम तोड़ नहीं पाए, और अब हम जब इस मंदी से बाहर निकल रहे हैं तो हमको लगता है कि हम ये इसी मैट्रिक्स की तरफ जा रहे हैं जहां औसत 6-6.5% की आर्थिक विकास दर रहेगी, महंगाई की दर राष्ट्रीय आय बढ़ने की दर के बराबर या उससे ज्यादा रहेगी। जैसे अमेरिका में इस साल हम देख रहे हैं कि महंगाई की दर अमेरिका की GDP की दर से दोगुनी हो गई है, और बॉन्ड यील्ड 7% के आसपास हमने देखी है। कुछ ही समय हमने जब देखा था जब बॉन्ड यील्ड्स कम होंगी। तो ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को तोड़ना बजटों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। एक जिद्दी किस्म का ये जटिल ढांचा बन गया है। बजट इसे कैसे तोड़ पाएंगे हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन इस पूरी महंगाई की डिबेट से हमें ये तस्वीर बनती दिखाई दे रही है। बिल्कुल, चलिए अब बढ़ते हैं एक और खबर की ओर जो बहुत ज़रूरी है। एक तरफ सरकार कोयले के बढ़ते उत्पादन का दावा कर रही है और दूसरी तरफ तमाम उद्योग कम कोयले की सप्लाई की किल्लत झेल रहे हैं। इसी संकट से उबरने के लिए फर्टिलाइजर, पेपर, टेक्सटाइल, एल्युमिनियम और स्पॉन्ज जैसे उद्योगों से 8 संगठनों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख के इस समस्या से निपटने के लिए हस्तक्षेप की मांग की है। सर, ये एक और जटिल गुत्थी कह लीजिए, ग्रंथि कह लीजिए कि एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि कोयले का उत्पादन बढ़ रहा है, 7% की बढ़ोतरी दर्ज की है, और दूसरी तरफ पावर कंपनियां और नॉन पावर सेक्टर दोनों ये कह रहे हैं कि कोयले की किल्लत है। दर्द कहाँ है? कोयला के संकट फिर वापस लौट रहा है, और हमने ये अभी कुछ महीने पहले ये परिस्थिति देखी थी। अभी जो सबसे ताज़ी घटना शायद हमको जनवरी में हुई, जब महाराष्ट्र के एक पावर प्लांट ने शिकायत की कि उसको कोयला नहीं मिल रहा है और रेलवे रैक्स की आपूर्ति नहीं कर पा रही। जो ताज़े आंकड़े हमारे पास हैं, क्योंकि नेशनल पावर पोर्टल कोयले के संकट के आंकड़े जारी करता है, और सुपर क्रिटिकल लेवल पर कोयले का संकट तब पहुँचता है जब किसी के पास 8-9 दिन से कम का कोयला बचता हो। अभी जो आंकड़े हमारे पास हैं शुभम, उस हिसाब से करीब 38% पावर प्लांट्स के पास 24 दिन का कोयला है, जो हमारे पास आंकड़े में दिखाई दे रहा है, और 7 दिन और कम के जो पावर प्लांट हैं उनकी संख्या लगातार कोयले के शॉर्टेज के तौर पर बढ़ रही है। दूसरी चीज़, जो कोयले के जो दूसरे लेवल के उपभोक्ता हैं, जिसमें कि फर्टिलाइजर है, पेपर है, स्पॉन्ज आयरन है, स्टील इंडस्ट्री है, इन्हें देश में होने वाले उत्पादन का कुल 25 से 30% कोयले की खपत की जरूरत होती है, जो इनके पास जाता है। इन्होंने अपनी चिट्ठी में प्रधानमंत्री को लिखा है कि इनको 3 लाख टन कम कोयला मिल रहा है। तो चुनौती कहाँ है? सरकार लगातार कह रही है, कोल इंडिया के आंकड़े भी बता रहे हैं कि भारत में कोयले के उत्पादन की कमी नहीं, उत्पादन तो लगातार बढ़ रहा है। फिर पावर प्लांट्स के पास 9 दिन का, 8 ही दिन का कोयला क्यों बच रहा है? 24 दिन का नॉर्मल लेवल है जो उनके पास होना चाहिए। ये कंपनियां जिनसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो रिकवरी में पार्टिसिपेट करेंगी, आगे आकर नए निवेश करेंगी, उत्पादन बढ़ाएंगी, उनके पास एनर्जी की कमी है। समस्या रेलवे के साथ है, और ये बात पावर प्लांट्स ने भी अपने अलग अलग चर्चाओं में कही है, और शायद जो नॉन पावर सेक्टर की इंडस्ट्री है वो भी कह रही है। रेलवे कहीं ना कहीं एक कमजोर कड़ी दिखाई दे रही है। वो उतने लॉजिस्टिक्स या उतने गुड्स ट्रेन, उतने वैगन्स अवेलेबल नहीं करा पा रही है, जिससे कि कोयले की आपूर्ति क्रिटिकल लेवल तक ना पहुंच जाए। ध्यान रखने की जरूरत है कि हम बिल्कुल गर्मी के दरवाजे पर खड़े हुए हैं, और हमेशा गर्मियों की शुरुआत के साथ भारत में ये कोयले की आपूर्ति लड़खड़ाती है, और फिर बिजली घरों के सामने कोयले का संकट खड़ा होता है। तो ये सही समय पर लाल झंडी दिखाई है प्रोड्यूसर्स ने, कंपनियों ने और पावर प्लांट्स ने सही समय पर सायरन बजाया है। सरकार अगर अगले 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में रेलवे से बात करके सप्लाई को सुचारू कर पाती है, और 10-12 दिन का, 15 दिन का औसत स्टॉक मेंटेन कर पाती है पावर प्लांट्स के पास, खासतौर से दूसरी इंडस्ट्रीज को भी कोयला मिल पाता है, तो हमारे लिए गर्मियाँ शायद थोड़ी कम तकलीफ होंगी। तो बिल्कुल दर्द कहाँ है, ये हमने अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको बताया। बढ़ते अगली खबर की ओर। LIC के IPO का इंतजार निवेशक बेसब्री से कर रहे हैं। बजट के बाद सरकार भी हरकत में आई है, प्रक्रिया तेज हो गई है। ताजा खबर यह है कि बीमा नियामक IRDA ने IPO की अनुमति दे दी है। जल्दी सेबी के पास दस्तावेज पहुंच जाएंगे। सरकार इससे 65,000 करोड़ जुटाने की उम्मीद लगाए बैठी है। सरकार अपना 5%
स्टेक बेचेगी। सर, ये तमाम ऐसी खबरें जो पिछले 3-4 दिन में तैर रही हैं, हमारे पास आई हैं छन छन के। आज बोर्ड की बैठक है, इससे भी कुछ निकल के आएगा पुख्ता। आपको लगता है कि वो घड़ी आ गई? घड़ी तो वो आ गई, लेकिन वो वैसी घड़ी नहीं आई जिस सुनहरी घड़ी का इंतजार किया जा रहा था। जो जानकारी हमारे पास छन के आ रही है, आज एलआईसी के बोर्ड बैठक पर हमारी सबकी निगाह रहेगी। शाम तक शायद एलआईसी अपनी बोर्ड बैठक में ये फैसला करेगी कि स्मॉल इन्वेस्टर्स का कोटा कितना होगा, पॉलिसी होल्डर्स का कोटा कितना होगा। ये बड़े सवाल हैं जो सामान्य निवेशकों के निगाह में है। पर दो चीज़ें इस पूरे घटनाक्रम में एलआईसी की आईपीओ की शुरुआत की चर्चा से अभी तक हम जहां खड़े हैं, जहां बोर्ड बैठा हुआ है, ये 1.5 लाख करोड़ से घटकर 65,000 करोड़ का आईपीओ रह गया है। कहाँ हम इसको 1.5 लाख करोड़ रुपए का मेगा आईपीओ मान रहे थे। तो इस रोशनी में इशू का आकार छोटा हो गया। इशू का आकार छोटा होने का मतलब है कि छोटे निवेशकों के लिए अवसर उसी अनुपात में कम हो गए हैं, क्योंकि हमें लग रहा था कि छोटे निवेशकों को भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी में बड़ा हिस्सा मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि 65,000 करोड़ रुपए अगर इसी साल आ जाते हैं, यानी एलआईसी की लिस्टिंग 31 मार्च से पहले हो जाती, तो इस साल सरकार का विनिवेश का लक्ष्य पूरा होने के लगभग हासिल हो जाएगा। और अगर ये किसी तरीके से खिसक कर, क्योंकि अभी बहुत सारी प्रक्रियाएं पूरी होनी, ये खिसक कर अगले साल चला गया, तो हमें रिवाइज आंकड़ों में भारत का राजकोषीय घाटा बढ़ा हुआ दिखाई देगा। और फिर और इस साल अगर सरकार ने विनिवेश कर लिया, तो अगले साल का लक्ष्य कहां से पूरा होगा? अगले साल सरकार के पास कोई बिग टिकट डिसइन्वेस्टमेंट प्लान अभी उपलब्ध नहीं है। और हमें चर्चा कर चुके हैं कि निजीकरण से सरकार ने अपने पैर अधिकृत रूप से पीछे खींच लिए हैं। तो ये दो अपडेट हैं, लेकिन एलआईसी के आईपीओ में भी बहुत सारी और नई चीजें आनी, जिन पर हम लगातार मनी सेंट्रल में आपको बताते और अपडेट करते रहेंगे। तो ये थी आज की सारी बड़ी खबरें जो हमने अंशुमान जी के साथ डिस्कस की और आपको खबरों के आर पार देखने में मदद की। सर, इस हफ्ते इकोनॉमिकम में क्या खास है? इस हफ्ते इकोनॉमिकम में हम बिल्कुल नई चीज़ लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जो बड़ा कैलेंडर है खबरों का, बजट का, मॉनेटरी पॉलिसी का, इन्फ्लेशन का, उन पर हम लगातार मनी सेंट्रल में और अलग जगह चर्चा करते रहे। इस बार आप ये समझेंगे कि दुनिया की न्यू इकोनॉमी में अचानक ऐसा क्या घटनाक्रम हो गया है कि उसकी बुनियाद लड़खड़ाने लगी है। किस्सा फेसबुक की अभूतपूर्व स्टॉक मार्केट की गिरावट से शुरू होता है। दिलचस्प है ये जानना कि दुनिया में कैसे चीज़ें बदल रही हैं न्यू इकोनॉमी के लिए। इस बार के इकोनॉमिकम में हम इस पर बात करेंगे। बिल्कुल। तो मनी सेंट्रल में तो आपसे चर्चा होगी सोमवार को रात 9 बजे, लेकिन संडे की सुबह 11:15 बजे इकोनॉमिकम में अंशुमान जी कुछ बहुत बेहद खास बताने वाले हैं, जो मैं आपसे बेट कर सकता हूं कि आप हैरत में पड़ जाएंगे उसको देखने के बाद। चलिए, आज के शो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।